नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो प्रेज़ेंटेशन लेकर आया हूँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे-नुकसान हो सकते हैं, क्या चैलेंजेज़ हैं और हम इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस प्रेज़ेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिर होता क्या है? इस पे कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं और कई तरीके के डेफिनिशंस मिलते हैं हमें। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि एक स्कॉलर मैरी कोल्टर के द्वारा एक पॉपुलर डेफिनेशन जो दिया गया है वो है। इसके नीचे जो आप सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि डेविड कार्प जो टम्बलर के फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक बहुत छोटे मगर अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है। इसमें ये कहा गया है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास किसी चीज़ को करने का एक विज़न हो और वो उस चीज़ को क्रिएट करे और उस एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। मैरी कोल्टर ने भी लगभग इसी बात को एक दूसरे अंदाज में कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मार्केट्स में किसी अपॉर्चुनिटीज़ को वो पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए वो एक एक्टिविटी को लेकर आते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कुछ इनोवेटिव या यूनिक आइडियाज़ को लेकर आते हैं। इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है सो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयबिलिटी से काफ़ी अलग है, क्योंकि जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। वो कंपनी जो चला रहा है उसके लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन जब हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अपने एफर्ट्स और टाइम को लगा रहे हैं। इसके लिए हमें एक सैलरी मिलती है। पर वहीं जब हम अपने लिए काम करते हैं, अपनी एक कंपनी बनाते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। यहाँ पर आपका जो विज़न है, आप जो काम करना चाहते हैं, उसके तहत आप काम करते हैं। आप अपने कंपनी को बनाते हैं, वहाँ पे आप टीम वर्क ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और आपके पास जो भी विज़न है, उसे ज़मीन पे उतारने के लिए आप मेहनत करते हैं। इसमें जब आपको सफलता मिलती है, तो एक बड़ा प्रॉफ़िट आपके पास आता है और फिर आप दूसरे लोगों को जॉब पर रख सकते हैं, उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी दे सकते हैं और कहीं न कहीं इसी तरीके से जितने भी बिज़नेसेस आज के समय में हैं, वो इसी विचारधारा से निकले हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, कहीं पर भी, पर लोगों को ये बात अच्छी सी पता है कि ये सभी जो कंपनीज़ हैं, ये भी बहुत छोटे स्तर पर गैराजेस से और घर से स्टार्ट हुई थी और महज़ 30, 35, 40 सालों में ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बन गए हैं, जो जिनका कि जो नेट वर्थ है, वो कई देश के जीडीपी से ज़्यादा है और इनके अंदर आज हज़ारों, लाखों लोग जॉब करते हैं, जिन्हें अच्छी-अच्छी सैलरीज़ मिलती है। चाहे वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हों या फिर आपने सुना होगा केएफसी जैसे कंपनीज़ के बारे में, ये सभी एंटरप्रेन्योरशिप है और आज हम चाहते हैं कि इस विचार को लोग समझें और अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप की ओर रुझान को बढ़ाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे बहुत बड़ा काम करना है, आप छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं और हम इस प्रेज़ेंटेशन में इसी बारे में आपको एक बुनियादी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बेसिक एजुकेशन और आइडिया हम आपको देने के लिए कोशिश करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इसके आगे आप खुद से रिसर्च करें, स्टडी करें, इसके लाभ और हानि के बारे में एनालिसिस करके आप इन कामों को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सवाल उठता है कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हैं, जॉब्स हैं, उसमें हमें किस तरीके के चैलेंजेज़ आ रहे हैं? आखिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर क्यों देखना पड़ रहा है? यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को लिस्ट किया है। पहला पॉइंट है लिमिटेड इनकम पोटेंशियल एंड सैलरी कैप्स। कोई भी जो एक जॉब है, चाहे वो छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, वहाँ पे आपकी इनकम
फिर एक लिमिट होता है, एक लिमिट से ज़्यादा आपको इनकम नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कितने भी साल वहाँ पे काम कर लें। वही आपने देखा होगा कि जो लोग बिज़नेसेस करते हैं, भले उन्हें शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर आगे चलकर उनकी जो इनकम है, वो आम तौर पर जॉब के इनकम से कहीं ज़्यादा हो जाती है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क शेड्यूल एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी ऑब्वियस है कि जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपने टाइम और एनवायरनमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जैसा कहा जाएगा, आपको उस समय और उस तरीके से काम करना है। आजकल के कल्चर में हम देख रहे हैं कि सुबह के शिफ्ट, रात के शिफ्ट ये सब रहते हैं। जो लोग ख़ासतौर पे यूरोप या अमेरिका में भी काम करते हैं, तो रात के शिफ्ट्स में काम करना होता है। तो लॉन्ग टर्म में इनके क्या असर हम पर पड़ेंगे, हमारे हेल्थ पे पड़ेंगे, ये सब भी सोचने की बात है। लिमिटेड करियर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ले-ऑफ्स। तो जॉब में ख़ासतौर पे प्राइवेट जॉब्स में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जभी भी कुछ ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, कहीं कुछ क्राइसिस होती है या जैसे रिसेशन की बात होने लगती है, तो कई बार कंपनीज़ ले ऑफ कर देती हैं। और जैसा अभी भी कई जगह पे ऐसा हुआ है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो अब लोगों को कई बार चिंता रहती है कि उनके पास जॉब रहेगी भी कि नहीं, वो कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके बिना रहने के लिए। इस तरीके के टेंशन्स से सभी लोगों को गुज़रना पड़ता है। नो लेगेसी फॉर चिल्ड्रन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक पॉइंट है मेरे हिसाब से। इस पे मैं थोड़ा-सा समय देके आपको थोड़ा इस बारे में बताना चाहूँगा। जब आप कोई जॉब करते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हम पढ़ाई करते हैं, हम एग्ज़ाम्स देते हैं, एक एक कड़े कॉम्पिटिशन को पार करके अगर आप जॉब को हासिल करते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, आपने उस जॉब को किया, आप अच्छे सैलरीज़ को पाए, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके बच्चे होते हैं, उन्हें लेकिन फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। उन्हें भी पढ़ाई करनी होगी, उन्हें भी एग्ज़ाम्स देने होंगे और वही कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो स्किल्स और इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो हम पास ऑन नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बिज़नेस हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रेडिशनल सक्सेशन होता है। एक जनरेशन बिज़नेस को शुरू करती है, उन्होंने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया, बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया और उसके बाद उनके बच्चे उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने लगते हैं, तो उन बच्चों को फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। वो एक जमे-जमाए बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, चला सकते हैं और ऐसे करते-करते आप देखेंगे कि 1 से 2 जनरेशन में बड़े-बड़े बिज़नेसेस तैयार हो जाते हैं। आज जब हम आस-पास देखते हैं तो जो भी बड़े बिज़नेसेस हैं, बड़े बिज़नेस हाउसेज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप समझ सकते हैं, तो ये सभी एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस करके ही अमीर बने हैं। जॉब करके शायद ही कोई अमीर बना होगा। तो जब हम लगे रहते हैं जॉब खोजने के चक्कर में, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा, जॉब नेवर मेक्स वन रिच, ये भी एक पॉइंट है। इसके आगे हम बात करेंगे व्हाई कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद ट्रेडिशनल जॉब्स, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द डिजिटल एज, डिज़ायर फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रीडम एंड लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी। ये 3-4 कुछ कारण हैं जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में खुले दिमाग से सोचें। एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए आप वेल्दी बनने के जर्नी पे जा सकते हैं। जॉब करके आप एक लेवल को पा लेंगे और उसी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं न कहीं कोई ना कोई बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना ही पड़ेगा। और आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आ गए हैं। इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, जो पहले इतना आसान नहीं था। यहाँ आपके राइट साइड में एक कोट है स्टीव जॉब्स का, मैं चाहूँगा कि इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसमें इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमारा जो समय है वो लिमिटेड होता है, तो हमें किसी दूसरे के लिए अपने लाइफ़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी डॉगमा में फँसे नहीं रहना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। जो लोगों की बातें हैं, ओपिनियंस है, उसके चलते हमें अपने मन की बात को दबाना नहीं चाहिए।
हमारे पास हिम्मत होना चाहिए कि हम अपने दिल की बात को सुनें और उस काम को कर पाएँ और हम जो बनना चाहते हैं वो बनें। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कहीं न कहीं इसी स्पिरिट के साथ होती है। इसके आगे मैं बात करना चाहूँगा एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। पहला फ़ायदा है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क शेड्यूल एंड लोकेशन, क्रिएटिव फ्रीडम एंड एबिलिटी टू परस्यू योर पैशंस, कंट्रोल ओवर बिज़नेस डिसीजंस एंड डायरेक्शन। जैसा कि डेल कार्नेगी ने भी कहा है, सक्सेस इज़ गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज़ वांटिंग व्हाट यू गेट। अब आइए हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को करने में हमारे सामने क्या कुछ कॉमन बैरियर्स आते हैं, कुछ कंसर्न्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिस्क एंड हाउ टू मैनेज देम। लोग जॉब की ओर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप काम करते हैं और बदले में हमें पैसे मिलते हैं। पर अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो पहले हमें अपनी ओर से पैसे या रिसोर्सेज़ को लगाना पड़ता है और तब हम काम को करते हैं और यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, इनस्टेबिलिटीज़ होती हैं और कई सारे लोग इससे बचना चाहते हैं, वो इस रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं और बिल्कुल इस बात को समझा जा सकता है, इसमें कोई भी हर्ज या बुराई नहीं है। लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि जो एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, जो मौके हमारे पास हैं, उसका हम फ़ायदा उठा पाएँगे कि नहीं। फाइनेंशियल रिस्क की जहाँ तक बात आई, तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखें और आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, उनका एनालिसिस करें और जो आपके लिए सूटेबल हो, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे तरीके हैं और हम आज के दिन ही बहुत सारे टॉपिक्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटे से लेके बड़े बिज़नेसेस को किया जाता है और अगर आप चाहेंगे तो आप कम रिसोर्सेज़ के साथ भी इन्हें मैनेज कर सकते हैं। बस एक हिम्मत होनी चाहिए, एक कोशिश करने का जज़्बा होना चाहिए। बैलेंसिंग वर्क लाइफ़ एंड मेंटेनिंग मोटिवेशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। कई बार हम देखते हैं कि जॉब जॉब करते-करते लोग बर्न आउट हो जाते हैं। वो अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। इस चलते हम बड़े शहरों में भी देख रहे हैं कि लोगों की मैरिटल लाइफ़ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट लोग अपने वाइफ़ एंड चिल्ड्रंस को भी समय नहीं दे पाते हैं, वो जॉब में ही लगे रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी जॉब में निकल जाती है और उसके बाद उन्हें फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने पूरा समय लगा दिया, पर हासिल हमें क्या हुआ? फिर एक है बिल्डिंग ए सपोर्ट नेटवर्क एंड सीकिंग मेंटरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको वो सपोर्ट मिलेगा जिससे आप इस काम को शुरू भी कर सकें और सस्टेन भी कर सकें। और कहीं न कहीं इसमें एक मेंटरशिप की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई मेंटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। आज के समय इंटरनेट पे आपके पास ऐसे वीडियोज़, कोर्सेज़, किताबों की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे वो आपको सभी रिक्वायर्ड स्किल्स बताते हैं। उन्हें आप डिस्कवर करें, उन्हें एक्सप्लोर करें, उसके बाद ही कोई एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य को करें। यहाँ पे मैं फिर से स्टीव जॉब्स का ही एक और कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स का मानना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और जो नॉन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है, जो अंतर है, वो है परसिवियरेंस का। यानी कि लगे रहने की जो एक लगन जो होनी चाहिए किसी काम को करने की, जो जुझारूपन होना चाहिए, वही जो है सो एक सक्सेस और नॉन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को डिफरेंशिएट करता है। तो आइए बात करते हैं कि आप अपना एक वेंचर आखिर कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैशन को पहचानना होगा और मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च करना होगा। दोनों चीज़ों में जहाँ पे आपको ओवरलैप मिले, उस काम को आपको करना चाहिए। सिर्फ़ अकेले पैशन से भी काम नहीं चलेगा। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं कि जो आपके पैशन हो वो काम को आप कर लीजिए। ये कोई समझदारी वाली सलाह नहीं है। पैशन के साथ में आप मार्केट को स्टडी करिए। देखिए कि कहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है, जिसे आप पूरा कर सकते हैं।
कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक मौका तलाशने की ज़रूरत है। एक आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसके बाद आप एक सॉलिड बिज़नेस प्लान बनाएँ और एक बजट एलोकेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग बिज़नेस करने आ जाते हैं, उनके पास एक प्लान नहीं होता है। उन्हें पैसे मिल गए, अब वो आ जाते हैं बिज़नेस करने के लिए और अधिकतर मामलों में फिर वो असफल हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। पहले आप अच्छे से जानकारी लीजिए, आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसके बारे में स्टडी करिए, रिसर्च करिए, मार्केट को स्टडी करिए, देखिए बिज़नेस वो कैसे होता है और अपने लिए एक प्लान बनाइए जो आपको सूट करे। और हर स्टेप के लिए एक टाइम वाइज़ आपको एक टाइमलाइन बनाना चाहिए और बजट भी एलोकेट करना चाहिए कि आप किस स्टेज तक कितना बजट आप देना चाहेंगे। उसे इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा और आपकी सफलता की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी। तीसरा कदम है रजिस्टर योर बिज़नेस एंड हैंडल लीगैलिटीज़। तो जैसा कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कोई भी आपको काम करना है तो वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो आप अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको अपने लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के तहत जो लीगल जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई खाने-पीने की चीज़ की बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको एफएसएसआई से परमिशन लेनी होती है। इसी तरीके से अलग-अलग सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप इस लीगैलिटीज़ को समझें, अपने बिज़नेस को बना के प्रॉपर रजिस्टर करें और तब उस काम को करें। जल्दबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से अपने काम की तैयारी करें, उसके बाद ही बिज़नेस में आएँ। और इस काम की मदद के लिए आपके पास लॉयर्स, सीए की कोई कमी नहीं है जो कि बहुत नॉमिनल फ़ीस लेकर के इन सभी कार्यों में आपकी मदद कर देंगे। चौथा और लास्ट स्टेप आता है बिल्ड योर ब्रांड एंड स्टार्ट मार्केटिंग। एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिज़नेस हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट डे से आपका विज़न एक ब्रांड बनाने की होनी चाहिए, तभी आपका बिज़नेस बड़ा हो पाएगा, स्केल हो पाएगा, स्केल अप कर पाएगा। और स्टार्टिंग से ही आपको मार्केटिंग के लिए ख़ास तौर पे एक अलग से बजट एलोकेट रखना चाहिए। कई बार लोग इसे मिस कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो बड़े-बड़े कंपनीज़, कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है सो मार्केटिंग पे जाता है, क्योंकि मार्केटिंग ही आपके बारे में लोगों को बताता है, कस्टमर को लाता है और आपके बिज़नेस में आप जो भी बना रहे हैं गुड्स या सर्विस, उसे सेल करने में मदद करता है। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर गोल्स के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में खुले दिमाग से सोचें और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गंभीरता से विचार करें। आप छोटे बिज़नेसेस के साथ या किसी साइड प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब को करते हुए साइड में एक बिज़नेस को बनाने की शुरुआत करें और धीरे-धीरे जब आपका बिज़नेस तैयार हो जाए तब आप जॉब को छोड़ें। और इस जर्नी को करने के लिए आपको अपने पास एक टीम बनाने की, एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर में काम करें, नेटवर्किंग करें और पूरी तरीके से तैयारी करके इस काम को आप शुरू करिए। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिले। मैं अंत करना चाहूँगा जेफ बेज़ोस के एक और कोटेशन के साथ में। इसमें वो कहते हैं, "आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड, आई वुड नॉट रिग्रेट, बट आई न्यू दैट वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज़ नॉट ट्राइंग।" यानी कि अगर मैं कोशिश करूँ और असफल हो जाऊँ, तो इसका कोई मुझे अफ़सोस नहीं है, पर अफ़सोस मुझे तब होता अगर मैं कभी कोशिश ही नहीं करता। तो मेरे इस प्रेज़ेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी और प्रेज़ेंटेशन में। धन्यवाद।